नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर चर्चा होगी, बहस होगी, जिसमें प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा देश का मुकाबला एक अदृश्य दुश्मन के साथ है जो बार बार रूप बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा आज किसानों से बातचीत करते हुए, कोरोना का जिक्र करते हुए, सबसे पहले आपको जल्दी से आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक अदृश्य शत्रु का हम लोग सामना कर रहे हैं और इससे युद्ध स्तर पर इस समय हमारी लड़ाई जारी है। पीएम मोदी ने कहा ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण लोगों को मास्क पहनने समेत बचाव के दूसरे सारे उपाय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि 100 साल बाद इतनी भीषण महामारी आई है और ये भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। पीएम ने कहा बीते समय जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, मैं भी उतना ही उस कष्ट को महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री बोले भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। भारत और कोई भारतवासी हिम्मत नहीं हारेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पीएम मोदी ने कहा सरकार युद्ध स्तर पर हालात सुधारने पर काम कर रही है। डॉक्टर और नर्स दिन रात लगे हैं। इस जंग में आर्मी, नेवी और वायुसेना भी लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा इस संकट के समय में दवाइयों और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में कुछ लोग लगे हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बोले देश में 18 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं और साथ ही उन्होंने एक बार फिर गांव के लोगों से अपील की कि जैसे ही मौका मिले टीका लगाएं और टीका लगाने के बाद भी मास्क जरूर पहने। जरा सुन भी लीजिए क्या बोले आज प्रधानमंत्री। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के सभी किसानों को, गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देखा होगा सरकार के सभी विभाग, सारे संसाधन, हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे साइंटिस्ट, हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट है। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोविड अस्पताल बन रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाएं, वायुसेना, नेवी, आर्मी, सभी पूरी शक्ति से एक काम में जुटे हैं। सरकार और देश के फार्मा सेक्टर ने पिछले कुछ दिनों में जरूरी दवाइयों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है। बाहर से भी दवाइयां मंगवाई जा रही हैं। इस संकट के समय में दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मानवता के खिलाफ का कृत्य है।
साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हां, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। प्रधानमंत्री का संदेश आपने सुन लिया। इधर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज पूछताछ की। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यह पूछताछ की जा रही है। दरअसल एक शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दी है। इन शख्स का नाम है दीपक सिंह। आरोप यह है कि जो लोग भी कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं, कहीं वो कालाबाजारी तो नहीं कर रहे। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास से पूछताछ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है। जरा सुनिए क्या बोले इस पूछताछ के बाद श्रीनिवास और कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला। सुनिए। जो वो लोग अब कोरोना इस लोगों को आपको कैसे मदद कर रहा है करके उसके बारे में वो लोग ने पूछा है, हमने उसके लिए जवाब दे दिया है। तो क्राइम ब्रांच से कोई? हाँ, क्राइम ब्रांच से लोग आए थे तो उसके लिए हमने जवाब दे दिया। वो लोग ने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दे दिया। आज इस देश के हर व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा कि क्या मुसीबत में ऑक्सीजन पहुंचाना अपराध है, क्या रेमडेसिवियर का इंजेक्शन लेने में मरते हुए व्यक्ति की मदद करना अपराध है, क्या दवाई पहुंचाना मरीज तक अब इस देश में अपराध है, क्या बेड और वेंटिलेटर का इंतजाम करना अपराध है। और इस बीच रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी जो कि अगले हफ्ते से हिंदुस्तान के बाजार में मिलनी शुरू हो जाएगी, उसको हिंदुस्तान में ऑफिशियली क्लियरेंस मिल गया है, हरी झंडी मिल गई है। इसकी कीमत भी सामने आ गई है। डॉक्टर रेड्डीज आपको पता है इस टीके को हिंदुस्तान में उपलब्ध कराएगी। इसकी कीमत 948 रुपए के आसपास रखी गई है। यानी स्पुतनिक वी आपको हिंदुस्तान के बाजार में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 948 की मिल जाएगी। ये आज एक नई जानकारी सामने आई है। इस पर 5% आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, तो ये 1000 रुपए की होगी। इस बीच तीसरी बार देश में कोरोना के एक्टिव केस घटे हैं। मई महीने में तीसरी बार एक्टिव केस घटे हैं। एक दिन में नए केस के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। 24 घंटे में जो नए मरीज सामने आए हैं वो हैं 3,42,896, जबकि 3,44,570 मरीज ठीक हो गए हैं। लेकिन आज सबकी नजर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर ही है। इसलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सवाल बड़ा सिंपल है, बड़ा सीधा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के संदेश से देश के जख्मों पर मरहम लगेगा? क्या देश का दर्द कम होगा? बड़ा सिंपल सवाल है आज के प्रधानमंत्री के संदेश के बाद। जल्दी से परिचय करा दूं। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से इकबाल सिंह लालपुरा आ गए हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हैं, समाजवादी पार्टी से सुनील साजन हैं, जेडीयू से राजीव रंजन हैं और किसान नेता भी हैं धर्मेंद्र मलिक। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने जो ये संवाद किया, कोरोना को लेकर संदेश दिया, वो जो कार्यक्रम था वो किसानों का एक कार्यक्रम था। सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश जी, आप ही से शुरू करूंगा। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री का संदेश मुझे पता है आपने पूरा भाषण भी देखा ही होगा। इस सवाल का क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है अखिलेश जी? क्या दर्द कुछ कम होगा? लोगों के जख्मों पर कुछ मरहम लगेगा? आज के प्रधानमंत्री के संदेश के बाद वो कह रहे हैं कि मैं भी महसूस कर रहा हूं पूरे देश का दर्द और सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जी नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी के आपके अभी चैनल पे जब उनका चेहरा आया तो मैंने अपना ईपी निकाल दिया था
क्योंकि यही वो शख्स है जो इस देश की समस्या की मूल जड़ है। और कृपया करके आप लोग भी कम दिखावें तो लोगों को थोड़ी राहत होगी। इनसे निजात नहीं मिलनी है, इनसे समस्याओं की। ये खुद एक समस्या बने हुए हैं। सारा देश सब कुछ बता रहा था कि क्या क्या करना है। सिर्फ थोथी बातें करने वाले व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हैं? आप गाते रहें उनका गुणगान, कीर्तन करते रहें, आपको मुबारक हो उनका कीर्तन। लेकिन जो व्यक्ति जिम्मेदारी पे बैठा है वो सोता रहा हो, लापरवाही करता रहा हो, अपना महल बनवाता रहा हो, क्या क्या करता रहा हो, बातें कुछ और करनी कुछ और। लोग क्या इतने बेवकूफ हैं जो समझते नहीं है या समझ नहीं रखते हैं? और आपकी होंगी मजबूरियां, क्या करें। लेकिन समस्या भी यही है और निदान भी यही है। निदान ये है, अभी मोदी जी चाहे तो निदान 2 मिनट में हो सकता है। प्रधानमंत्री को, उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को जो कहना है कहिए। आप इसे कीर्तन बता रहे हैं। पहले आप बोलते थे प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, अब वो बोल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, तो वो कीर्तन है। हमारी कोई मजबूरी नहीं। जो आप कहते हैं हम दिखाते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं हम दिखाते हैं, जो प्रधानमंत्री कहते हैं हम दिखाते हैं। हमारा काम दिखाना है, बाकी दर्शक देखें और तय करें। जी, मेरा काम भी अपनी बात को रखना है, दर्शक देखेंगे तय कर लेंगे। आपको इतना बातों को चुभना नहीं चाहिए। और कौन पत्रकार है, कौन मीडिया है, कौन क्या है, इसकी आवश्यकता नहीं। हर कोई जान रहा है, हर किसी को। हम आप दोनों लोग सार्वजनिक जीवन में किसी को कुछ बताने छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हर कुछ दिख जाता है सार्वजनिक जीवन में जो भी है। चाहे आप राजनीति और मीडिया दोनों एक सिक्के के दो पहलू, दोनों की भूमिकाओं को जनता बखूबी पहचान और जान लेती है। आप बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से मोदी जी योग गुरु, क्या क्या गुरु पिछला निकालते चलिए ना। क्या क्या आप लोगों ने क्या क्या किया और इन्होंने किया क्या। पूरा हिंदुस्तान को क्या क्या सीन। अभी आपने बोला, मैं सुन रहा था आपको, 100 साल पहले, ठीक कहा, 100 साल पहले यही ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी। आज भी 100 साल बाद वही ईस्ट इंडिया कंपनी है। उस वक्त भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों से कहा था कि तुम आत्मनिर्भर रहो, अपनी दवा खुद करो, बचो जैसे बचना हो। वही ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 आज है, वो 100 साल बाद कह रही है कि आप आत्मनिर्भर रहो, बचो, जो चाहे करते रहो। अरे भाई, आप में जरा सा मर्म नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, ना आप दिखा भी नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं। किसी भी प्रकार के जो मदद कर रहा है उसको आप बिहार से, दिल्ली से, पूरे देश में उसको आप तंग कर रहे हैं, आप मदद नहीं कर रहे हैं। इनके मंत्रियों नेताओं के बयान देख लीजिए आप, किस किस तरह से बयान आ रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कोरोना भी एक प्राणी है, उसे भी अपना अस्तित्व बनाए रखने का। कोई गोबर बताता है, कोई कुछ बताता है, हवा में बातें चल रही हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंड कर रही थी नवंबर में कि ये आने वाला, इस तरह से व्यवस्था कर लीजिए। इनके एडवाइजर बोल रहे थे ये बीमारी होने वाली, इस तरह से व्यवस्था करिए। हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही थी कि सब कुछ बताया जा रहा था एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ऑक्सीजन इस तरह व्यवस्था करिए, फला इस तरह व्यवस्था करिए, दवाइयों की इस तरह व्यवस्था करिए, बेड की इस तरह व्यवस्था करिए। कहीं कुछ नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कांग्रेस की हुकूमत ने NHRM के तहत हर 40,000 की आबादी पे एक PSC बना रखी है। करीब 4,000 PSC हैं यूपी में, 5 बेड से 20 बेड्स की, और CHC हैं करीब 750, जिसमें 20 से 50 बेड हैं। और कितने और अस्पताल हैं हर जिले में, कितने मेडिकल कॉलेज हैं। बेड की कमी नहीं है, सिर्फ आपको मैनेजमेंट करना था, वो भी नहीं कर पाए। एक एक गांव, मेरे विधानसभा में एक एक गांव है जहां एक एक गांव में 20-20 लोग कोरोना से मरे हैं। दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां 10 से ज्यादा लोग मरे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन की और दवा की कमी की बदौलत। और सिर्फ भाषण, 7 साल से सिर्फ भाषण, वो भी झूठा भाषण। अरे आदमी उब चुका है, कृपया करके न उनको दिखावें, न उनकी बातों को आप दोहरावें। दिखा भी रहे हैं और ऊपर से कट्टे पर नमक डाल के आप उनकी बातों को दोहरा भी रहे हैं। अरे कुछ काम बोलना चाहिए प्रधानमंत्री का, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ बोलते हैं, काम तो दिख रहा कि कुछ नहीं है। प्लीज जले पे नमक छिड़कना बंद करिए। कुछ कर सकें तो इन लोगों से कहिए कि ये लोग करके दिखावें। कोरोना तो आया था, पीक पे जाएगा, उतरेगा ही। बिना इनके कहने से ही आदमी सब लोग अपने आप को सतर्क होने लगे हैं। अब गांव में फैल चुका है, लोग अपने आप को घरों में क्वारंटाइन कर रखे हैं। लेकिन सुविधाएं कहाँ दे रहे हैं ये? अगर कोई आवाज उठा दे तो कहता है कि उसको बंद कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक क्या क्या, पूरी सरकार जैसे सुप्रीम कोर्ट किस किस तरह से नाराजगी जाहिर कर रही है, हाई कोर्ट कर रही है, सिंह लालपुरा। तो ये
ये सारी बातें लालपुरा जी बोलिए। खट करती हैं। मानव जी, जिस भाई को लालपुरा जी, अखिलेश जी कह रहे हैं इन भाषणों का कोई मतलब नहीं है, आपकी सरकार फेल हो गई है। बोलिए। मानव जी, जब किसी को फोबिया हो जाए तो उसको वो कहता है कि मुझे उसका दर्शन नहीं होना चाहिए। ये तो मुझे लगता है इनको कुछ अपनी बीमारी का भी मेरे भाई को इलाज कराना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, हमने पूरी तैयारी की। दुनिया भर में सबसे पहले हम वैक्सीनेशन लेके आए और स्टेट्स को लिए हमने सारे वेंटिलेटर्स दिए। जिस सरकार, पंजाब की सरकार का तो ये हाल है कि 1 साल बाद कहते हैं कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे। अरे साल भर आप क्या कर रहे थे? और जो ये दिल्ली वाले हैं, इन्होंने कहा हम तो ऑक्सीजन स्टॉक ही नहीं कर सकते। 74 मीट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन वापस कर दी है। बात यह है, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम किसान के साथ हैं। किसान को, जो वेस्ट बंगाल का किसान है, इस बार उसको भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलेगी। 58,000 करोड़ रुपए का जो हमने प्रोक्योरमेंट की है इस बार, आगे से 10% ज्यादा हुई है। जो लोग केवल झूठ की राजनीति करते हैं, हम आंकड़ों और सच की राजनीति करते हैं। जब हम कह रहे थे कि हम फ्री इंजेक्शन देंगे तो ये कहने लगा हमें लोग लालपुरा जी, हमें लालपुरा जी एक सेकंड, लालपुरा जी एक सेकंड, एक सेकंड, लालपुरा जी एक सेकंड, लालपुरा जी एक सेकंड, लालपुरा जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपने जो किसानों का मुद्दा उठाया, 1 सेकंड में उस पर आऊंगा मैं, लेकिन पहले जो आपने कोरोना को लेकर कहा ना, ऑक्सीजन को लेकर कहा, इसको लेकर कहा, उसको लेकर कहा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार फेल नहीं हुई? आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर आप वो कह रहे हैं कि सरकार फेल नहीं हुई, कोई नाकामी नहीं है, इसका मतलब आप देश के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। लालपुरा जी कह दीजिए, बोलिए एक बार कि हम फेल नहीं हुए, कह दीजिए नाकामी नहीं है। नहीं, कोई नाकामी नहीं है, बात बड़ी स्पष्ट है। नाकामी क्या है? प्रबंध किए जा रहे हैं, मेडिसिन अवेलेबल हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी हुई, दुनिया भर से ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं। इंजेक्शन की कमी है, दुनिया भर से उसका प्रबंध हो रहा है। तो हमने कब कहा कि हमारे हाथ खड़े हैं, आप कुछ नहीं कर सकते? हमने तो सारे प्रबंध पहले से करके रखे हैं और कर रहे हैं। अरे लालपुरा जी प्लीज ऐसी बात मत करिए। लालपुरा जी, मैं वही कह रहा हूं ना लालपुरा जी, जब आप बोलते हैं कोई समस्या नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, इसका मतलब आप लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। क्या किस चीज की कमी नहीं है बताइए? हर चीज की तो कमी है। ऑक्सीजन की कमी है, आईसीयू की कमी है, बेड की कमी है, अस्पतालों की कमी है, दवाइयों की कमी है, हर चीज की कमी ही कमी तो चल रही है हर तरफ। ये मत कहिए कि किसी चीज की कमी नहीं है, सब ठीक है। हम जितने भी मेरे दर्शक हैं, सबके घरों में, सबके पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई ना कोई बीमार हुआ है, किसी ना किसी की मौत हुई है। ये बात बिल्कुल मत कहिए कि सब ठीक है। माफ करिएगा लालपुरा जी, ये जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होता है जब आप कहते हैं सब ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स को उनकी जिम्मेवारी से मुक्त कर रहे हैं। जहां स्टेट गवर्नमेंट का करने वाला काम है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है। हम मेडिसिन दे सकते हैं, वैक्सीनेट उन लोगों ने करना है। उनके अस्पतालों की क्या कंडीशन है आपने कभी देखा है जाके? और मैं पंजाब में रहता हूं, मुझे मालूम है यहाँ तो कोई सरकारी अस्पताल में लालपुरा जाना नहीं चाहता। लालपुरा जी, ये भी डिबेटेबल है। अगर आप ये कहते हैं लालपुरा जी केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं, राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, ये भी डिबेटेबल है, क्योंकि आधे देश में तो आप ही की सरकारें हैं। इसका मतलब आप अपनी ही सरकारों को दोष दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को दोष दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को दोष दे रहे हैं, कर्नाटक में अपनी सरकार को दोष दे रहे हैं। कब वहां के लोगों ने कहा है कि हमारे कुछ मदद नहीं हो रही? कब कहा है वहां उन लोगों ने? मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग कहते थे कि ये मेडिसिन, ये इंजेक्शन भी ठीक नहीं है। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो लोग केवल अफवाह ला के। लालपुरा जी एक सेकंड प्लीज, आप क्या बात कर रहे हैं कि कब लोगों ने कहा हमारी मदद नहीं हो रही? लालपुरा जी प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूं, नमक मत छिड़किए लोगों के जख्मों पर। लालपुरा जी प्लीज, मेरी गुजारिश है आपसे। सोशल मीडिया और मीडिया अगर देखेंगे, अखबार देख लीजिए, इंटरनेट देख लीजिए, सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म, टीवी, सर ये मत कहिए कि कहां लोगों ने कहा कमी नहीं है। पूरा दिन तो लोग यही कह रहे हैं कमी है, कमी है, कमी है। जब हम डिबेट में आते हैं तो हम तैयारी, मैं वादे से कहता हूं, आप मेरी बात को झूठ बोलिए। क्या 74,000 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है दिल्ली सरकार ने वापस किया कि नहीं की, कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है? मैं आज की बात कर रहा हूं।
ये स्टोरेज हमने बनानी थी। अरे सर, आज की बात कर रहे हैं, मानता हूं आज ऑक्सीजन की शिकायत कम है, लेकिन आज भी थोड़ा सा सोशल मीडिया उठाइए सर। सोशल मीडिया पर इतने फरिश्ते घूम रहे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में बेड दिलवा रहे हैं, आईसीयू दिलवा रहे हैं, दवाइयां दिलवा रहे हैं। ऑक्सीजन की डिमांड कम हुई है, मैं मान रहा हूं, लेकिन वो आज हुई है, पहले नहीं हुई थी। पिछले 1 महीने में जो चल रहा है, आप उस पर पानी डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कहीं कोई कमी थी ही नहीं। मानव जी, ये महामारी है, पैंडेमिक है, इससे सारी दुनिया पीड़ित है, भारत भी पीड़ित है, और भारत की सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है कि अपने नागरिकों को बचाया जाए, उनको इंजेक्शन वैक्सीनेशन किया जाए, हर तरह की मेडिसिन प्रोवाइड की जाए। मैंने कब कहता हूं कि ये बीमारी ही नहीं है, अब बीमारी है और इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमारी भी जिम्मेवारी है, स्टेट्स की भी जिम्मेवारी है, और सब मिलके काम करेंगे। पीछे भी इस पे काबू आया है, आगे भी ये काबू में रहेगा। आपकी ये बात मैं मानने को तैयार हूं अगर आप कहते हैं कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन प्लीज ये मत कहिएगा। अक्सर बीजेपी के प्रवक्ता कुछ एक आते हैं और वो ऐसे कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, किसी चीज की कमी नहीं है। प्लीज इस तरह की बातें मत करिए। आप तो सब देख रहे हैं, सारे लोग भी सब देख रहे हैं, सबको पता है, और सिर्फ देख ही नहीं रहे, महसूस कर रहे हैं। अखिलेश जी बोलिए। अखिलेश जी, सरकार अगर कोशिश करने की बात कह रही है तो वो तो मानेंगे आप, कम से कम। कब ये अगर देर से जागे, चलिए आपका ये आरोप देर से जागे वाला ठीक है, मान लिया, लेकिन अब तो कोशिश कर रही है। पहली बात, कोशिश कहने से नहीं होती है, कोशिश दिखनी चाहिए। दूसरी बात, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब इस देश के हर परिजन, हर परिवार के लोगों ने इसका दुख भोग लिया है। काफी लोगों ने अपने नहीं परिवार में तो अपने जान पहचान रिश्तेदारी में एक एक परिजन को छोड़ दिया है, और जिस तरह से निष्ठुरता से, संवेदनहीनता से अपनी बातें रखती है सत्तारूढ़ दल के लोग, आप देख लीजिए इनका रवैया। जो महाशक्ति थी भारत, रातों रात एक दिन में मोहताज बना देने की क्षमता रखने वाले आदरणीय मोदी जी ने देश को मोहताज बना दिया, निरीह बना दिया। 25-25 लाख की आबादी के देश वाले, मैं देख रहा था एक दिन कि सोशल मीडिया पे एक छोटा सा जहाज उतारा 9000 वैक्सीनेशन की दवा लेकर के, वो हमें राहत पहुंचा रहे हैं। हम महाशक्ति थे, क्या से क्या, पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा लेदर हो रही है, और ये लोग अभी भी गुणगान में लगे रहते हैं। अरे भाई, करके दिखाओ। 15 मदद तो देखिए महामारी में अखिलेश जी हर देश ने की है। महामारी में हर देश की मदद हर देश ने की है। मानक जी, आप वैक्सीनेशन आज जीरो है ही नहीं है हिंदुस्तान में लगाने के लिए। आप पता न कब उपलब्ध होगा, 18 साल का कब मिलना शुरू होगा, और कई दर्जनों तरह के वैक्सीनेशन अतीत में कांग्रेस की सरकारों ने बिना किसी शोर शराबे के सबको, गरीबी की हालत में सरकारों के पास इतना बजट नहीं होता था, सबको घर घर लगवा करके और रोग मुक्त किया। और इनकी हुकूमत में एक रोग आया, उसका वैक्सीनेशन के लिए भी देखिए कितना तड़पना पड़ रहा है, जबकि हम आज महाशक्ति है, उसके बावजूद भी कितने लोगों को पैसे पे भी नहीं मिल रही है। किस तरह से सारी सुविधाएं होने के बाद सिर्फ मैनेजमेंट की कमी से, और अभी भी ये लालपुरा जी नहीं रहे। लालपुरा जी, मानव जी, लालपुरा जी, आप ही के सहयोगी दल, आप ही के समर्थक खुद ये मानते हैं, कहते हैं कि गलती हुई है, भूल हुई है, हम पढ़ नहीं पाए, हमने तैयारी नहीं की। क्या आप ये मानने को तैयार हैं? क्योंकि अगर आप मानेंगे, वो मरहम होगा लोगों के जख्मों पर। देखो, बात स्पष्ट है। सबसे ज्यादा मौत की दर किस स्टेट में है? आप देखिए, पंजाब में किसकी सरकार है? दूसरी बात है, सरकार किस दिन घर पे बैठी है? जिस दिन काम नहीं कर रही। जब हम ये बढ़ रहे थे वैक्सीनेशन, तब भी कह रहे था कि झूठा है। कुछ लोगों को कहा जा रहा था कि आप वैक्सीनेट मत होजिए। काम तो सरकार कर रही है, और हम हर आदमी के तरफ केवल अगर हम वैक्सीनेशन खरीदते हैं, भेजते किसको हैं? स्टेट्स को, और आगे लेके स्टेट्स ने ही लोगों के पास जानी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कब सीधा लगा रही है इंजेक्शन? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 करोड़ लोगों को अभी तक इंजेक्शन दिया है। 4 से ज्यादा जो है कनाडा बनता है।
तो देश की आजादी के आबादी का भी हिसाब लगाइए। और ये देखिए कौन सी चीज है, 80 करोड़ परिवारों को, लोगों को भोजन दिया जा रहा है, दवाइयां दी जा रही हैं। सरकार की जिम्मेवारी है और हमें ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हम ये जिम्मेवारी लेते हैं। ओके, ऑल राइट। धर्मेंद्र मलिक जरा आइए, क्योंकि आज किसानों का कार्यक्रम था, धर्मेंद्र मलिक, जिस पर प्रधानमंत्री ने वो किश्त भी दी, पीएम किसान सम्मान की, और ग्रामीण लोगों के इलाकों से सीधे सीधे अपील की कि थोड़ा सा बचिए, कोरोना है, महामारी है। और उन्होंने कहा कि मैं आपका दर्द महसूस करता हूं। अखिलेश जी को लगता है कि प्रधानमंत्री निष्ठुर हैं, निर्मम हैं, उनको लोगों का दर्द महसूस नहीं होता। धर्मेंद्र मलिक, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए मानक जी, आपने मुझे समय दिया तो मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, ना मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन आपके चैनल को ग्रामीण भारत के लोग देखते हैं, उनकी बात जरूर कहना चाहूंगा। थोड़ा सा समय दिया। मानक जी, किसान की जो बात कही उसमें तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश में तमाम योजनाएं हैं, हर महीने वो पेंशन आती है, तो हर बार जो है बाजा गाजा नहीं बजाया जाता। जिस तरह से आज सम्मान निधि की किस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री जी सामने आए और उन्होंने जो है ये एक बहाना ढूंढा बात करने का, वो बिल्कुल भी तरीका ठीक नहीं था, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं आपको इतना कह देना चाहता हूं कि जो स्कीम शुरू होगी बार बार उसका जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन भाजपा के पास दो बातें हैं। इस देश में अब सरकार अगर चल रही है तो प्रचार और प्रोपगेंडा से चल रही है। ये तय हो चुका है कि आज जो नागरिक है वो भी प्रचार और प्रोपगेंडा के झांसे में। बस मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी जो लालपुरा जी की बातें सुनी, देखिए ये मानवता की बातें हैं। मैं इनको पहले तो ये बता दूं कि जिस बीमारी का रिकवरी रेट इतना हाई हो उसको आप महामारी नहीं बोल सकते, ये सीधा फेलियर है। दूसरा, मैं आपको एक बात ग्रामीण भारत की बात बताता हूं। किसी भी गांव में मानक जी कोई घर नहीं है जिसमें बुखार का पेशेंट ना हो। आपकी सीएचसी और जो पीएचसी है वहां पे फार्मासिस्ट भी नहीं है, वहां पे 4th क्लास के कर्मचारी दवा दे रहे हैं, डॉक्टर है नहीं। कहीं फार्मासिस्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात आपको बताऊं कि मानक जी सब कुछ उपलब्ध है, जितना डाटा है उसके हिसाब से। अगर मैं सिफारिश कर दूं, अखिलेश जी सिफारिश करते हैं तो बेड भी मिल जाता है, रेमडेसिविर भी मिल जाता है, ऑक्सीजन भी मिल जाती है, लेकिन आम आदमी को क्यों नहीं मिल पा रही? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चीजें सिफारिश पे उपलब्ध है वो सीधा सीधा इस सरकार में, चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। देखिए, आप 1 मिनट सुनिए मेरी बात। 2 रुपए की पैरासीटामोल की गोली मिल रही है 5 रुपए में, और आपकी जो है जो थ्रीमाइसिन जो माइनर सी टैबलेट है इसमें दी जाती है। या सेवी फ्लू की मैं बात करूं तो वो 2000 और 2200 रुपए में सेवी फ्लू, जिसपे 1250 प्रिंट है। रेमडेसिविर जिसका 3000 का 3700 का जिसका रेट है, वो 30,000 तक 35,000 तक। मैं ये कह रहा कि सरकार कुछ नहीं कर सकती तो काला बाजारी पर तो नियंत्रण कर सकती थी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ मानक जी, कोई भी जिला मुझे दिलवा दो, अगर 8 दिन में ऑक्सीजन की कमी खत्म ना कर दें। अरे तमाम उद्योगपति हैं, 30 लाख रुपए का प्लांट लगता है, हमारे यहाँ शुगर मिले हैं, पेस्टिसाइड है। आप बोल दो एक वर्क को, एक प्लांट आपको लगाना होगा, आपको हम उसके जो ऑक्सीजन खरीदेंगे उसके पैसे देंगे। देखिए, जब देश तमाम विपत्तियों में होता है उसके लिए जो है कुछ आदेश निकालने पड़ते हैं। उद्योगपति देश से बढ़ते हैं और उद्योग देश रहेगा तो उद्योगपति भी रहेंगे। जिस तरह की आज मदद की जा रही है वो बड़े शर्म की बात है। हर जिले स्तर पे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका सहयोग लिया जा सकता था। लेकिन हो क्या रहा कि अगर मैंने अपने राजीव रंजन, नहीं 1 मिनट जी, अगर मैंने अपने खर्च से एक सीएचसी में 6 बेड ऑक्सीजन के लगवा दिए तो मेरे ऊपर एफआईआर करने की बात होती है। ये कहाँ का सवाल है? मानक जी, मैं अपनी बात रखूं? ओके, राजीव रंजन, धर्मेंद्र मलिक बोल रहे हैं 8 दिन में मैं सॉल्व कर देता ये समस्या, जो इस सरकार में इतनी बड़ी समस्या हो गई है। इसका मतलब सरकार की मंशा ही ठीक नहीं थी। देखिए, ऐसे बड़बोले दावों से इतनी बड़ी समस्या का समाधान नहीं है। निसंदेह मैंने आपके चैनल पर ये कहा हमारा जिला दिलवा दो, यहाँ के कलेक्टर इसका आकलन करने में कहीं ना कहीं, इसका पूर्वानुमान करने में हम सब असफल रहे। और इसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट है कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों में, चाहे वो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही सरकारें हो, जो क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हो या लेफ्ट की सरकारें हो, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पूरे तंत्र को ईमानदारी के साथ स्वीकार करना होगा कि जब यूरोप में दूसरी दस्तक
महसूस की गई थी, उसके बाद ये बातें कही जा रही थी कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए और हमको उसके आधार पर आधारभूत संरचना और जो भी आवश्यक तैयारियां वो करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक 125 करोड़ लोगों के देश में हालात जिस तरह से बिगड़े, उसको धीरे धीरे पटरी पर लाने की ईमानदार कोशिश भी हुई। और अब रेमडेसिविर की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, निश्चित तौर पर जिन लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है, जिन लोगों ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनवा दो, वहां पे जनसंख्या कम है। आप प्रधानमंत्री बनोगे भारत के और दोष दोगे जनसंख्या को। इस तरह से तो मानक जी आप इनको मना कीजिए, ये अपनी बात करें, अपनी बारी आने के बाद करें। आप जो है बात तथ्यात्मक और नहीं तो आप ना एक एक करके बोलिए राजीव। हाँ राजीव रंजन बोलिए। हाँ बोलिए राजीव रंजन बोलिए। बात तो ये है कि अभी मैं ना कांग्रेस वन के बाय प्रवक्ता को वन भी धर्मेंद्र मलिक आपको मौका दूंगा मैं एक एक करके। आपने जो कहा उस पर राजीव रंजन का जवाब सुनिए। बोलिए राजीव रंजन। कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मैंने सुना और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री को जिस तरह से उनकी शक्ल देखने से इनके मन में जो घृणा का भाव दिखा और जिस तरह के शब्द उन्होंने प्रयोग किए, ये जनादेश का अपमान है। कई सवालों पर हमारी राय अलग हो सकती है, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन प्रतिपक्ष अगर आप देश में है तो देश के कई राज्यों में आप सत्तारूढ़ दल भी हैं और इसीलिए आपकी भी जिम्मेवारी थी उन राज्यों में बेहतर हालात बनाने की। दिल्ली एनडीए शासित राज्य नहीं है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कहीं से भी एनडीए शासित राज्य नहीं है। इन दोनों जगहों पर जिस तरह से मामले बढ़े और उसके बाद देश के ज्यादातर राज्यों में, आप पंजाब की बात करें या राजस्थान करें या छत्तीसगढ़ कहें या हम लोगों के राज्य हो, हालात सब जगह बिगड़े हैं और हम सबों को स्वीकार करना चाहिए कि इससे निपटने के लिए पूरे देश को एक होना होगा। ये वक्त नहीं है 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन हम लोगों को अभी पहले मानवता को बचाना है और इसीलिए इस तरह के विमर्श के स्तर से कई लोग टीवी डिबेट्स में उनके अंदर जिस तरह की वितृष्णा का भाव पैदा होता है, हम अगर उनके प्रति संवेदना नहीं प्रकट कर सकते तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा अपनी गलतियां स्वीकारिए और आगे बढ़ करके जो कुछ कर सकते हैं वो करने की ईमानदार कोशिश, वो करने की जरूरत अभी है। जिन लोगों को दम तोड़ते हुए हम लोगों ने देखा है, उससे हम लोग भी नहीं उबर पाए। एग्जैक्टली। हाँ। राजीव रंजन, प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण के बारे में आपको लगता है उस संदेश से कुछ फर्क पड़ेगा? देश में कुछ लोगों को राहत मिलेगी, आश्वासन मिलेगा कि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, सरकार हमारे साथ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और उनको पसंद करने वाले लोग बड़ी संख्या में है, नापसंद करने वाले लोग भी होंगे, लेकिन संकट के समय एक राष्ट्र नायक के तौर पर जो शब्द कहे जाते हैं उन शब्दों के साथ अगर आपके पास कोई आपके पास रोड मैप है और उस पर आप काम कर रहे हो, लोगों को आपकी बातों पर भरोसा होने लगता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहने वाले जो लोग हैं उनको जरूर अच्छा लगेगा और इस संकट से उबरने में इस तरह के प्रेरक जो संबोधन होते हैं उनकी भूमिका है, उसको नकारा नहीं जा सकता। एक सेकंड सुनील साजन, आपके पास आ रहा हूं। लालपुरा जी, आपने सुन लिया ना, आप ही के सहयोगी हैं जेडीयू के नेता राजीव रंजन, कह रहे हैं गलती मानना पड़ेगा हमको, तभी हम लोग इस ईमानदारी से इस महामारी से लड़ पाएंगे। अगर हम मानेंगे ही नहीं तो मतलब ये तो असंवेदनशील हो गया, संवेदनहीन हो गया। लालपुरा जी, मैंने जो बात कही थी, राजीव रंजन भाई ने उसी बात को आगे बढ़ाया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बात ये है, स्पष्ट है कि इस महामारी के विरुद्ध हम सबको मिलकर लड़ना होगा और हमने देखा है जहां देश की बात होती है वहां अपोजिशन अपना बुला के, हम भी अपोजिशन में रहे हैं, लेकिन हम देश की बात करने के लिए विदेशों में जाके सिपा सलार बन के जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और हर जगह हम देश के साथ खड़े हैं। ये मानवता की बचाने की जरूरत है, तो इसमें सभी को मिलकर चलना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम इससे पूरी तरह सहमत। सुनील साजन,
जी जी सुनील साजन, एक तो प्रधानमंत्री के भाषण पर बोलिएगा और दूसरा इस डिबेट को आज खत्म कर दीजिए। आपका क्या स्टैंड है? क्या इस महामारी से लड़ने में केंद्र सरकार नाकाम हुई, राज्य सरकारें नाकाम हुई या पूरा देश नाकाम हुआ, सब मिलके, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार? देखिए मानक जी, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है उसमें कई चीजें तो झूठ बोली है, लेकिन कई चीजों को लेकर के मैं खुश हूं कि कम से कम प्रधानमंत्री जी ने सच स्वीकार किया है। एक तो मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा है कि पूरा देश एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा है। मुझे ये डर था कि कहीं प्रधानमंत्री जी ये ना कहते कि 21 दिन में पिछली बार हरा रहे थे कोरोना को, अब की वो 31 दिन में हरा दे। और जो मुझे सबसे बड़ा डर था मानक जी, वो क्योंकि प्रधानमंत्री जी कभी किसी भी रोल में आ जाते हैं, मुझे ये लग रहा था आज कहीं डॉक्टर ना बन जाएं, कहीं वैज्ञानिक ना बन जाएं, क्योंकि उनके जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनसे देश बहुत परेशान हो चुका है। क्योंकि कभी उन्होंने ताली बजवाई, थाली बजवाई, दिए जलवाए, कम से कम आज वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमको लड़ना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, 2 गज की दूरी। जहां तक सवाल झूठ बोलने का है, देखिए माना जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे खूबसूरत बात है, इनसे कभी भी आप बात करिए, ये कहेंगे कि हम ये काम करने के लिए संकल्पित हैं, लेकिन इनका संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड अस्पताल गांव में बन रहे हैं। पूरे देश में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने 1 साल में कोई कोविड हॉस्पिटल मॉडल के रूप में बनाया है? या प्रधानमंत्री जी, जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इतना ईमानदार प्रधानमंत्री देश को कभी मिला ही नहीं, वो पीएम केयर फंड के बारे में बता नहीं पा रहे हैं कि कितना आया, कितना खर्च किया, कहां गए वेंटिलेटर, क्यों नहीं है वेंटिलेटर। तो ये जो बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही कोविड हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये सरासर झूठ बोले हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, 1 साल में कितने लग पाए? आप कोई भी नहीं लगा पाए। प्रधानमंत्री जी ने एक बात जरूर अच्छी कही, उन्होंने कहा कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं वो मानवता के खिलाफ है। मानक जी, मैं आपके कार्यक्रम में राष्ट्र की बात में जानना चाहता हूं, क्या ये जो चुनाव हुए हैं कोविड में, ये मानवता के खिलाफ नहीं थे? जो लाखों लोगों की भीड़ थी वो मानवता के खिलाफ नहीं थी? प्रधानमंत्री जी मेरा बिना मास्क के लाखों लोगों के बीच थे, ये मानवता के खिलाफ नहीं था? देखिए मानक जी, टीवी पर आकर के कैमरे के सामने ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, हम भी अच्छी बात कर सकते हैं, आप भी अच्छी बात कर सकते हैं, लेकिन देश के असली हालात क्या हैं? आज गंगा जी में लाशें दिख रही हैं, शमशान में लाशें हैं, गांव-गांव में बुखार है। कम से कम हम धन्यवाद देंगे अपने भाई राजीव रंजन जी को कि इन्होंने कम से कम उस बात को स्वीकार किया। हम भी कहते हैं ये महामारी है, हमको आपको पूरे देश को मिलकर लड़ना है, लेकिन महामारी में उत्तर प्रदेश में कोरोना में घोटाला हो गया और उस आदमी के नेतृत्व में घोटाला हो गया जिसको लोग योगी कहते हैं, जिसको लोग संत कहते हैं, और वो संत लगातार झूठ बोल रहा है कि नहीं कोरोना कम है, टेस्टिंग कम कर दी। अखिलेश जी बैठे वो जानते हैं उत्तर प्रदेश में, इन्होंने कहा कि हमारे कितने गांव जानने वाले जहां कितने लोग मर गए हैं, मरने वालों को हम बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर सरकारें सच स्वीकार कर लेंगी तो अभी जो बचे हैं इनको बचाया जा सकता है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जी किसको धोखा दे रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? ठीक है सुनील, अब जरा मेरा दूसरा सवाल भी उस पर भी आ जाइए और कहिएगा, केंद्र सरकार नाकाम या राज्य सरकारें नाकाम? बीजेपी कह रही है राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, उनसे पूछिए, हेल्थ जो है उनका सब्जेक्ट है। मानक जी, मैं सुन रहा था बीजेपी के लालपुरा साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे पंजाब में सबसे ज्यादा मृत्यु दर है, महाराष्ट्र में है, इनको छत्तीसगढ़ में मिलेगी, इनको राजस्थान में मिलेगी, क्योंकि जहां इनकी सरकार नहीं है वहां क्या मैं इनसे पूछ सकता हूं कि केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी थी कि वो राज्यों की मदद करें, तो जहां आपकी सरकार नहीं है वहां मदद नहीं कर रहे, वहां आप क्या इसलिए चुप हैं कि वहां के आंकड़े अगर ज्यादा आ जाएंगे तो हम बच जाएंगे? अरे क्या पंजाब के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है क्या? महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है क्या?
छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, आपने जवाब नहीं दिया मेरा। ना सुनील, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। सुनील, मेरा सवाल अभी भी वही है, आप यूपी के बुरे हालात के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं? इस महामारी की पहली चेतावनी और पूर्वानुमान वो किसकी जिम्मेदारी थी, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार? योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार मानता हूं, और इसलिए जिम्मेदार मानता हूं कि आप संत होकर के इस महामारी में, योगी जी पूरे देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महामारी में भी बेईमानी और भ्रष्टाचार कर लिया है। हम मोदी जी को दोषी इसलिए मानते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में आकर के वही भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा करके मोदी जी जाते हैं, इसलिए वो भी दोषी है। अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी बोलिए। सुनील साजन कह रहे हैं राज्यों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है इस महामारी की इस नाकामी के लिए। देखिए 80% सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्र के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अच्छाई की भी जवाबदेह वही हैं जो चुन के गया है, जिसको जिम्मेदारी मिली है उसी की जवाबदेही होती है। जब ये कोरोना पैदल या साइकिल से या रिक्शे से या बस से या ट्रेन से नहीं है, हवाई जहाज से आया, और जब इसके आगमन की सूचना दी जा रही थी तो हमारे मोदी जी अफवाह फैलाने के आरोप लगा रहे थे, मीडिया पे तमाम तरह की बातें हो रही थी, उपहास कर रहे थे। और जब हर चीज में कोरोना के लड़ने के लिए, लॉकडाउन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए मोदी जी अपने आप, मोदी जी के लोग उनको क्रेडिट देते थे, तो अगर इस चीज़ में कोई चीज़ विफलता होती है तो वो भी मोदी जी को जाएगा। और जो महामारी है वो केंद्र का सब्जेक्ट होता है, प्रदेश का सब्जेक्ट नहीं होता है। केंद्र ही सब चीज़ करके प्रदेशों को भी अलर्ट करती है, उनको बताती है, उनकी मॉनिटरिंग करती है, प्रदेशों के थ्रू ही अपने क्रियान्वयन को करवाती है। लेकिन सब कुछ ब्रेन जो होता है ना, प्लानिंग जो होती है वो केंद्र की होती है, उपलब्धता और दवाइयाँ सारी चीज़ें केंद्र की होती हैं। इसलिए पहली जिम्मेदारी, सबसे बड़ा दोस्त आदरणीय मोदी जी का। और देखिए जब बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होता है ना, तो कहते हैं कि इस घड़ी में सबको साथ रहना चाहिए, चाहे वो चीन का मामला, जो भी मामला आता है बीजेपी के लोग ये बिलाप शुरू करते हैं, हर कोई साथ में है। कहते हैं राजनीति मत करिए, कंसर्न उठाना राजनीति नहीं होता। पहली चीज ये जान लीजिए, मैं बार बार कहा हूं, कंसर्न को उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। चिंताएं जो हैं वो उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है, पार्टी के लोगों का कर्तव्य है, मीडिया का कर्तव्य है। मानव जी भी कंसर्न उठाते हैं, अभी इन्होंने उठाया, वो राजनीति नहीं है। मानव देश की जो चिंताएं हैं उसको उठाना राजनीति नहीं होती है, और उसको उस पर अमल करना, उस पर अमल करना। ये जब पैराडाइमिक की बात करते हैं तो ये विश्व में, पूरे विश्व में पहली बीमारी है। कौन सा देश है जिसमें ये कोरोना नहीं है? तो दूसरी बात है, सारा विश्व मिलकर लड़ रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने नवंबर में रिपोर्ट दी थी, जहां सबसे ज्यादा इस तरह की तैयारी कर लीजिए, कोरोना आने वाला है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी छोड़ के अगर हम फौज, आर्मी अफसर्स, डॉक्टर्स की सम्मान करते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं, तो आप कहते हैं कि ये गलत बात हो रही है। जब आर्मी लगी हुई है, एयरफोर्स लगी हुई है, नेवी लगी हुई है, तो सारा देश और कैसे लगता है? सब मिलके कह रहे हैं, कैसे लगता है? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे लगता है। सुनिए उनको मैं बता रहा हूँ कैसे लगता है, इस ढंग से रखनी चाहिए। सुनिए देश की जो सम्मान योग संस्थाएं, जरा इन्हें चुप करिए, मैं बताऊं कैसे लगता है। उनकी इज्जत बनी रहे और तभी ये देश आगे। सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ कैसे देश लगता है। नवंबर महीने में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने आदरणीय मोदी जी को बाकायदा रिटर्न रिपोर्ट दी थी कि कोरोना 2 आने वाला है, इस तरह की व्यवस्था करिए। आपने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, आपने किसी को डायरेक्शन नहीं दिया। अरे सुनिए, बीच में मत बोलिए, बन गया था क्यों भाई, क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो? आप बताइए, इस बात पे स्पष्ट कीजिए कि फलां जगह इंजेक्शन बन गया था और मोदी जी वहां से नहीं लेके आए। अरे सबसे पहले तो भारत में पैसे दिए गए और उसके बाद सबसे पहले यही वैक्सीनेशन शुरू हुआ। हमने तो सब देश में, दुनिया भर में संवेदनहीनता बंद करिए, आप लोग थोड़ा कम बोलिए, जितना आप लोग बोल रहे हैं। मोदी का गुणगान बंद कर दीजिए। ये देश और सुनना नहीं पसंद कर रहा है, जनता की भावनाओं को समझिए।
आप लोगों ने जो सुझाव देश के वैज्ञानिकों ने, मंत्रालयों ने, पार्लियामेंट कमेटियों ने दिए, उस पर इस सरकार ने अमल किया होता और आज भी अमल करती रहती तो ये महामारी इतनी विकराल रूप नहीं ली होती। वो सब आपकी कमी है, आपका दोष है। आपने न बेड की व्यवस्था की, न ऑक्सीजन की व्यवस्था की, न आईसीयू की व्यवस्था की, न लोगों को निर्देश दिया, न वैक्सीन स्टोर किया, न वैक्सीन कैसे आगे बनेगी, अभी कब बन के मिलेगी, आप यही बता दीजिए। आप बताइए कब मिलेगी वैक्सीन बना कहाँ था? आप बताइए कब मिलेगी। मैं आपके लिए शब्द झूठ नहीं बोल रहा, मैं जनाब करना चाहता कहाँ था, लेकिन ये बताइए वैक्सीन बना कहाँ था जहाँ से हम लेके आते? पूरा देश लगा लैब में बना था, हमारे नागपुर के लैब में बना था, डॉक्टर्स लगे हुए थे, उन लोगों का सम्मान करना बनता है कि उन्होंने सबसे पहले दुनिया में ये वैक्सीनेशन जो तैयार किया। जब राहुल गांधी ने कहा कि और वैक्सीन मंगाइए, केंद्रीय मंत्री आके बोलते हैं कि ये जो हेल्थ वर्कर हैं, जो दूसरे लोग लगे हुए हैं, उनकी लड़ाई में उनके पीछे खड़े हो, उनका साथ पब्लिक में जाओ, पता लग जाएगा। यहाँ बैठ के बंद कमरे में ज्ञान बांट रहे हो, पब्लिक में जाओ, पता लग जाएगा। जाओ। ओके, सुनील साजन कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनील साजन बोलिए, मत जाना, बोलिए सुनील जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था सुनील आज देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों को लेकर के बात की। एक बात मुझे अच्छी लगी धर्मेंद्र जी की, उन्होंने कहा कि कोई योजना हर बार ढोल के साथ आपको नहीं आना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, पूरे देश के किसानों को प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 2022 तक आय आपकी 2 गुना हो जाएगी। आय तो छोड़ दीजिए, आपने खाद बढ़ा दी, गन्ने के दाम नहीं दिए, और जो खरीद हो रही है उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये हम बता नहीं सकते, लोग अनुमान नहीं लगा सकते। और कोरोना में जो हालात उत्तर प्रदेश के बोलिए लालपुरा जी, जवाब दीजिए। किसानों के मुद्दे पर भी आप गिर रहे हैं। ये बताइए, ये सरकार में रहे हैं, ये बताइए कि क्या गन्ने का पैसा जो है वो मिल मालिक ने देना होता है या केंद्र सरकार ने देना होता है? जो प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार करती है वो तो 24 घंटे में पेमेंट हो गई, 48 आवर से ज्यादा नहीं लगे, पूरे देश में हुआ है। और उत्तर प्रदेश में 2017 में गन्ने का दाम 10 रुपए बढ़ा था, अभी भी 12,000 315 में गन्ना किसानों का बकाया है, में प्रति क्विंटल लिया जा रहा था। किसान 400 में 25 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, 55 लाख मीट्रिक टन के वजह पे। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। राजीव रंजन, मैं आपको क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूँ। टाइम खत्म हो रहा है। राजीव रंजन, क्लोजिंग कमेंट। तो कई राज्यों में अभी पीक आया नहीं है, कई राज्यों में पीक के आसपास हम, और इससे जब तक उभरेंगे, जो आशंकाएं हैं कहीं हम लोगों को तीसरे चरण के कोरोना के प्रहार का कहीं सामना नहीं करना। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया पर हमें नजर रखनी चाहिए, उन तमाम वेरिएंट्स का जो अध्ययन हो सकता है वो किया जाना चाहिए, उससे निपटने के लिए औषधियां कितनी कारगर होंगी और वो इन वैक्सीन में नहीं वो ठीक है। राजीव रंजन, मैं इस पर जवाब चाह रहा था। अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं 80% जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, केंद्र सरकार की है, और बाकी राज्यों को दीजिए। आप सहमत हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस सिमटती चली जा रही है। कांग्रेस के हिस्से में जो देश है वो उतनी ही जिम्मेवारी अपने लिए मानते हैं। मुझे लगता है अगर इतना पलायनवादी नजरिया है, जिम्मेवारी लेने से अगर भाग रहे हैं, तो जनता ये भी देखेगी। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। इकबाल सिंह लालपुरा, अखिलेश प्रताप सिंह, राजीव रंजन, बहुत शुक्रिया आपका, धर्मेंद्र मलिक और सुनील साजन, थैंक यू सो मच। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद न्यूज 24 पर खबरें जारी हैं। राष्ट्र की